देखो दोस्तों, अब आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखो देखो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है। सबसे पहले समझो संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है। तो संरक्षण शब्द का मतलब होता है स्टोर रहना, यानी उसके अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है उतनी ही चीज रहना। जैसे 1 किलो, एक बाल्टी ले लो 5 लीटर की, उसके अंदर 5 लीटर दूध है, तो ना तो हम उसमें 5 लीटर दूध अलग से और उस बाल्टी में अलग से दूध बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें से खाली कर सकते हैं। यानी उतनी चीज संरक्षित रहेगी, ना तो नष्ट होगी ना ही उत्पन्न होगी। समझ में आ रही? ना ही नष्ट होगी ना ही उत्पन्न होगी। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, यानी किसी भी निकाय के अंदर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। समझना बात को? फिर समझो, एक बाल्टी ली हमने, उस बाल्टी के अंदर हमने 5 लीटर दूध रख लिया, तो जितना हमने दूध रखा था 5 लीटर, उतना ही दूध बना रहेगा। ना तो उसमें कोई नया दूध उत्पन्न होगा, ना ही उसमें से दूध नष्ट होगा। यानी जितना है उसकी संरक्षित रहेगा, यानी उसकी रक्षा रहेगी उतना ही। ठीक है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी की सेना है, जैसे 5 लाख है हमारे पास सेना, तो ना तो कोई नया सैनिक उसमें ऐड होगा और ना ही जो 5 लाख हैं उनमें से कोई कम होगा। ठीक है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी निकाय के अनुसार, इस सिस्टम में या इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय के अंदर कुल आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान जो कुल आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो यही बात लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, के अनुसार अनुसार किसी निकाय के अंदर, किसी निकाय के अंदर आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है। मैंने बताया कि ना तो नया आवेश कोई उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न होता है, चलो उत्पन्न होता है, और ना ही आवेश नष्ट होता है, और ना ही आवेश नष्ट होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है। अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के बाद, ये लिखो चलो, प्रक्रिया के बाद आवेश का, आवेश का कुल मान नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है। अब देखो समझना बड़ी ध्यान से, एक सिस्टम है हमारा, एक सिस्टम ये है, तो मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, ये सब कुछ करोगे। इस पर 5 कूलाम का चार्ज, इस पर 2 कूलाम का चार्ज, इस पर 3 कूलाम का चार्ज, इस पर 4 कूलाम का चार्ज, इस पर 5 कूलाम का चार्ज या 15 कूलाम का चार्ज कर लो। तो देखो ये क्या होगा, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q3 मान लो, इसको Q4 मान लो, इसको Q5 मान लो, ये होगा। तो देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि जितना भी आवेश होगा वो इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये नई लाइन से इसमें लिखेंगे कि इन सभी आवेशों का, यानी इस सिद्धांत के अनुसार किसी सिस्टम, किसी निकाय, निकाय कह दो या कोई सिस्टम कह दो, ठीक है, कि सिस्टम लिख लो, चलो सिस्टम शब्द वर्ग, किसी सिस्टम के अंदर आवेशों
का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे ये था Q1, पहला चार्ज कौन सा था Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होंगे, तो उन सभी का सम किसके बराबर होगा, जीरो के। उन सभी का सम क्या होगा, जीरो। अब जैसे सपोज करो 5 चार्ज है हमारे, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बराबर इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइट है तो Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। तो यही कहता है हमारा आवेश आरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जाता, जितना है उतना ही उस सिस्टम के अंदर क्या रहता, संरक्षित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, नियत। कांस्टेंट शब्द का मतलब ये होता है ना तो बढ़ना ना ही घटना, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। और इन सभी का सम क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बात नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम यहाँ से, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान, किसी भी परमाणु पर या किसी भी सिस्टम पर, जैसे सपोज करो ये एक एटम हो गया, ये एक परमाणु हो गया, ठीक है, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु तो इस परमाणु पर आवेश का जो कुल मान होगा वो एक इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज होगा। यानी कहने का मतलब है किसी परमाणु पर, मैं लिखूंगा ध्यान से, किसी परमाणु पर आवेश का कुल मान एक पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। अब देखो समझो पूर्ण संख्या का मतलब, देखो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अब N क्या होती है, तो N होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1.6 गुना 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, इतनी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी ना वो ऐसे होगी, कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होगा। n की वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं होगी, देखो n का मान हमेशा देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके होगा। n का मान कभी भी देखो ऐसे नहीं होगा, 1.256 डॉट 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 ऐसे करके, 1.5 डॉट 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 ऐसे करके, यानी n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर होगी, ऐसे 1.67 ऐसे करके नहीं होगी n की वैल्यू कभी भी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो वही ये कहता है कि किसी परमाणु पर आवेश का कुल मान क्या होता है,
एक पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज हो जाता है, यानी पूर्ण यानी कंप्लीट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक कंप्लीट नंबर। आ गया समझ में? अब देखो, अब नेक्स्ट ये हो गया, अब इसको क्वांटिटी का सिद्धांत। अब आता है आपका पदार्थों का वर्गीकरण। अब आता है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कह दो चाहे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक, अचालक और अर्धचालक। पहले नंबर 1 चालक, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कंडक्टर। तो देखो, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जिन पर नाभिक का आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत कम होता है। देखो सपोज करो, समझो, यहाँ पे देखो, जैसे ये है सोडियम हमारा, तो 2 8 1, और एक और ले लिया हमने क्लोरीन, 2 8 7 1। तो देखो, इसमें भी 3 सेल है और इसमें भी, और ये बीच में हो गया हमारा नाभिक। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं हम, इसमें इसमें हो गए 2, पहली में, दूसरी में 4 6 8 और ये 1। ये बीच वाला नाभिक हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8 5 6 7 8, एक तीसरी में 7 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। तो देखो, इस नाभिक से, इस सेंटर पॉइंट से और इस सेंटर पॉइंट से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की दूरी देखो, यानी कोष तो 3 ही है, 1 2 3, इसमें भी 3 सेल है, 1 2 3, इसमें भी 3 कोष है। ठीक है, 3 कोष है दोनों में। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस वाले में 1 है अंतिम कक्षा में, और इस वाले में कितनी है, 7। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल, यानी नाभिकीय आकर्षण बल। तो ये आकर्षण बल क्या होगा, इस यानी इन वाले इलेक्ट्रॉन्स और बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आवेश बढ़ने से, कूलाम के नियम के अनुसार। आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो एक बात इतनी, यहाँ बस इतनी बात ध्यान रखो कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंतिम कक्षा में, उस पर नाभिक का आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। और यहाँ पे नाभिक का आकर्षण बल कैसा होगा, कम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, कम। आगे बात समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी तीसरी कक्षा में गति करेगा, क्योंकि इस पर आकर्षण बल कैसा है, आकर्षण बल का मान कैसा है, कम। और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे और ना के बराबर गति करेंगे, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। और आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, बंधे मतलब ऐसे करके, और बॉन्डेड होते हैं, बंधे। और जो जिस पर नाभिक का आकर्षण कम होगा वो आसानी से गति करेगा, गति मतलब फ्री रहेगा घूमने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में गए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और इंग्लिश में गए तो इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन। और किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा यानी करंट फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक कहना कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जितनी भी धातुएं हैं सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और उन्हीं में लमसम सब में प्रवाहित हो जाती है, और उन्हीं में क्या पाए जाते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, इनमें सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और यही क्या है, सब धातु है। अब देखो,
और इन्हें चालक कहा जाता है। लोहा, चांदी, तांबा ये सब चालक है। तो चालक की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? चालक। तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है, चालक कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए तो सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि, इन सब में बिजली प्रवाहित हो जाती है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या है? चालक है। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते और जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं की जा सकती आसानी से, उन्हें क्या कहा जाता है? अचालक। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, अचालक। ठीक है, इसे कहा जाता है इंसुलेटर। ठीक है, तो यही लिख दो डेफिनेशन, कुछ नहीं है। देखो सेम डेफिनेशन लिखनी, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल नहीं पाए जाते और विद्युत धारा आसानी से नहीं प्रवाहित होती, उन्हें क्या कहा जाता है? चालक। सेम डेफिनेशन लिखनी है, बस चालक वाली में केवल नहीं से जोड़ना, केवल क्या शब्द जोड़ना? नहीं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नहीं यहाँ लिखना, पाए जाते और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती, उन्हें अचालक कहा जाता है। अब अचालक के एग्जाम्पल लिख लो। देखो अचालक के एग्जाम्पल, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, करंट आ जाती है ना गीली लकड़ी में। और ईंट लिख लो, ईंट आदि, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। ठीक है, गैसेस लिख लो, ऑक्सीजन वगैरह। अब आती है आपकी अर्धचालक। तीसरी डेफिनेशन क्या आती है हमारी? अर्धचालक। अब आते हैं अर्धचालक। तीसरी आती है अर्धचालक। अर्धचालक इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो देखो अर्ध का मतलब बीच की, चालक मतलब चालक, तो ये बीच की कड़ी है, ना तो पूरी तरीके से चालक ही है और ना ही पूरी तरीके से अचालक ही है। यानी कहने का मतलब है, ना तो इनमें बहुत अच्छी विद्युत धारा बहती है और ना ही बिल्कुल ही विद्युत धारा बहती है। समझ में आ गया? तो इनमें क्या होती है? विद्युत धारा चालकों से तो कम होती है, लेकिन अचालकों से कैसी होती है? ज्यादा। तो इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख लो, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कह दो या विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है,
अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम एग्जाम्पल, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, आदि। फास्फोरस भी है, ये वैसे करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, चालकों, चालकता, फिर अर्धचालक की और फिर अचालक की। यानी सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? चालक की। सबसे कम अर्धचालक की। तो ये लिख देंगे ऐसे करके, चालकता का घटता क्रम। यानी तुमसे अगर कोई पूछे कि बिजली सबसे अच्छी प्रवाहित किस में होती है? चालक में। और बिजली सबसे खराब प्रवाहित किस में होती है? अचालक में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये टॉपिक आपका ये सारा खत्म हो गया। देखो एक नोट पॉइंट डाल के और लिख लेना, 3 पॉइंट्स हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप। ये 3 कंडीशन है। तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्धचालक जैसे हैं वैसे ही कार्य करेंगे। ये अर्धचालक की तरह कार्य करेंगे। अर्धचालक की तरह कार्य करेंगे। इसकी तरह कार्य करेंगे, अर्धचालक की तरह। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्धचालक कैसे कार्य करेंगे? देखो अर्धचालक करेंगे चालकों की तरह। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ताप अधिक हो जाए तो ये कार्य करेंगे चालकों की तरह, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो अर्धचालक कैसे कार्य करेंगे? तो ये कार्य करेंगे अचालकों की तरह। ये ठीक है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्धचालक की तरह कार्य करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अर्धचालक चालकों की तरह कार्य करेंगे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर अर्धचालक अचालकों की तरह कार्य करेंगे। यानी उनमें प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शायद सब लोग किसी अर्धचालक का ताप हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर दिया तो वो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और अगर हमने उसी अर्धचालक का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया तो वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और अगर हमने उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रख दिया तो जैसा अर्धचालक है वह वैसे ही कार्य करेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, कूलाम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। लॉ ऑफ कूलाम। देखो कूलाम क्या कहता है? कूलाम ये कहता है दो आवेश है, हमने दो आवेश, कूलाम कहने का मतलब देखो कूलाम्स का लॉ क्या कहता है, यानी कूलाम्स का नियम क्या कहता है।
ये दो आवेश थे, दो गोलों पर आवेश थे। अब इन दोनों गोलों को एक दूसरे से क्या रखा गया, r दूरी पर रखा, r मतलब कुछ दूरी पर रखा गया। अब जब इन दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया, अब देखो इन आवेशों की कंडीशन कैसी हो सकती है, मतलब कैसे हो सकते हैं ये, या तो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, या तो एक पर पॉजिटिव या दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव हो सकता है, इस पे नेगेटिव हो सकता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये चार कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ऊपर वाली दोनों किसकी है, प्रतिकर्षण बल की कंडीशन, नीचे वाली दोनों किसकी है, आकर्षण बल की कंडीशन। तो समझना, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, देखो कूलाम के नियम ये कहता है सबसे पहले F इज, ये होता है F क्या होता है, इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये F क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, बल या कूलाम बल भी कह देते हैं इसे, कूलाम बल। तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आ रही है। देखो तो ये दोनों आवेश थे, ये आवेशों का क्या हो गया, गुणनफल, तो ये है आवेशों का गुणनफल, यहाँ देखें आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल, और ये क्या है, बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो कूलाम बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो इन्हें जोड़ के लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है हमारा 1/4πε0 के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और यही कूलाम के बल का क्या है, फॉर्मूला। इसकी देखो परिभाषा यानी थ्योरी कैसे लिखेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ थ्योरी यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ये कूलाम के इस नियम के अनुसार ये लिखें, ऐसे लिखना है आपको, पहले बोर्ड में ये पूरा लिखना है, उसके बाद यहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की गुणनफल के समानुपाती या के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये है आपका, इतना लेना है ये। अब देखो अब बात आती है इसमें कि 1/4πε0 की ये क्या है, तो देखो ε0 होती है हमारी
निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मात्रक होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के क्या होता है? के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। और इस के की वैल्यू 80 होती है जल के लिए, और के बराबर 1 होता है वायु के लिए। ये होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्त तो लाइक कीजिएगा चैनल को, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।